इस मूवी की शुरुआत में एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो जापान की कोएसो हाउसिंग सोसाइटी के एक फ्लैट में रहती है। हाल ही में वो अपने पति के गुजर जाने के बाद अकेले रहती है। आज उसकी बेटी आई है जिसका नाम जिनांशु है। वो अपनी माँ के कामों में हेल्प कराती है। तब तक रेडियो पे तूफान आने की आशंका बताई जा रही है। इस साल 22 तूफान आ चुके हैं। योशिका की जिंदगी एक छोटी सी मकान और एक आदमी के खड़े होने की बालकनी में गुजर गई। उसकी जिंदगी बहुत गरीबी में बीती है और उसका एक बेटा है जिसका नाम शिनोडा है। वो एक नामी लेखक है जिसको कई पुरस्कार से नवाजा भी गया है। पिछले 15 सालों से वो एक किताब लिखने की कोशिश कर रहा है। वो एक कहानी लिखना चाहता है और अपना खर्चा चलाने के लिए वो एक जासूस कंपनी में पार्ट टाइम काम भी करता है। उसके ज़्यादा पैसा न कमाने की वजह से और गरीबी की वजह से उसके बच्चे और बीवी भी उसे छोड़ गए हैं और उनका तलाक भी हो चुका है। आज वो भी माँ के घर आने के लिए निकला है, लेकिन उसकी माँ घर पे नहीं रहती है। वो किसी काम से बाहर गई रहती है। वो एक जगह से चाबी निकालकर अंदर दाखिल हो जाता है। वो अंदर आने के बाद हर जगह हर अलमारी में कोई चीज़ ढूंढने लगता है। जैसे ही उसकी माँ आती है वो हर चीज़ों को अच्छे से रख के खड़ा हो जाता है और बातों बातों में माँ से पूछता है, अच्छा माँ, मैं जानना चाहता हूँ कि बाबा का वो पुराना शीशा स्क्रू कहाँ है, जिसका दाम एक टीवी शो में काफ़ी ज़्यादा बताया गया था, क्योंकि अब वो बनते नहीं हैं। माँ बोलती है वो तो कब का फेंक दिया गया है, लेकिन माँ समझ जाती है कि उसको पैसे की ज़रूरत है। लेकिन जब वो पूछती है तब वो अकड़ कर बोलता है, नहीं, मुझे क्यों पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, मेरे पास पहले से ही पैसा है, मुझे तो पहले से ही बोनस मिला है। माँ चाहती है कि उसका बेटा आज यहीं पे रुक जाए, लेकिन उसको काम रहता है और उसको जाना पड़ता है। जाने से पहले वो अपनी माँ को एक नोट देता है जो आखिरी नोट रहता है उसके पास। हालांकि पति का पेंशन तो उसे मिलता है, लेकिन बेटे से कुछ पैसे पाकर वो खुश हो जाती है। जाते जाते माँ उसकी तलाक पत्नी और बेटे सिंगो के बारे में पूछ लेती है। एक सिंगो ही है जिसके लिए वो काम कर रहा है ताकि उसकी छोटी मोटी पढ़ाई का खर्चा वो उठा सके और उसकी कस्टडी उसके हाथ से न निकल जाए। अब वो एक सेकेंड हैंड सामान बेचने वाली दुकान पर जाता है और वो वहाँ पे एक छोटा सा कैमरा खरीदता है। कैमरा खरीदते टाइम उसे याद आता है कि उसके बाबा बहुत दिनों पहले यहाँ पे शीशा स्क्रू गिरवी रखने के लिए आए थे, लेकिन वो फिर उसको वापस ले गए थे। यानी आखिरी वक्त तक वो शीशा स्क्रू मेरे बाबा के पास ही था। एक दिन वो अपने असिस्टेंट किंडो के साथ एक महिला से मिलने के लिए रेस्टोरेंट जाता है। वो उसके जासूस कंपनी की एक क्लाइंट की बीवी है जिसके ऊपर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के शक हैं और उस महिला के पति ने जासूस कंपनी को उसकी जासूसी करने के लिए काम पे लगाया था ताकि तलाक देते वक्त उसकी बीवी को उसको पैसे न देने पड़े और उसके हाथ कुछ अच्छा सबूत लग जाए। और उसका शक सही भी निकला। शिनोडा के पास उसके आशी के साथ घूमने फिरने और होटल में ठहरने की तस्वीरें मौजूद होती हैं। यानी कि इस शादी में दोनों तरफ से प्यार खत्म हो चुका है। शिनोडा उस औरत से डील करता है कि वो सारे इन्फॉर्मेशन और सारे सबूतों को मिटा देगा, मगर इसके लिए उसको पैसे देने पड़ेंगे। वो सोचता है कि इस महीने का खर्चा इस डील से निकल जाएगा, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब करने से उसका खर्चा निकालना मुश्किल हो गया था। उसको अपने बेटे के लिए एक बेसबॉल क्लब खरीदना था, जिसके लिए वो कुछ पैसों को अलग करके अपने असिस्टेंट किंडो को दे देता है ताकि वो खर्च ना कर दे। फिर वो वहाँ से साइटों की रेस की जुआ में पैसे लगाने गया, लेकिन आज का दिन उसके लिए लकी साबित नहीं हुआ। उसका सारा पैसा डूब गया। जुआ एक बुरी लत है जिसकी वजह से वो अपने बच्चे के लिए पैसे रखे हुए थे वो भी खर्च कर देता है। अब वो जासूस कंपनी के दफ्तर पहुंचता है और दोनों मिलकर झूठ बताते हैं कि उसकी बीवी का कोई चक्कर नहीं है और ये उसके क्लाइंट का वहम है। शाम को वो अपनी पत्नी कोइको को ऑफिस के बाहर देखता रहता है। रात को थक हार कर वो अपने घर पहुंचता है और जब वो अपनी अधूरी नॉवेल लिखने की कोशिश करता है तब तक उसे नींद आ जाती है। अगले दिन रविवार को सुबह सुबह केंटू उसका दरवाज़ा खटखटाता है क्योंकि आज उसके बेटे सिंगो का बेसबॉल मैच है। वो दूर से अपनी गाड़ी में बैठे हुए दूरबीन से मैच देखता है। उसी की तरह सिंगो को भी खेल में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, मगर आज कोइको के साथ कोई और भी आया है, उसका नया बॉयफ्रेंड। तुरंत किंटो ने उसकी पूरी जानकारी इंटरनेट से निकाली। तब उन्हें पता चलता है कि वो एक अच्छी कंपनी में काम करता है जिसमें उसको सालाना 15 लाख रुपए मिलते हैं। और तभी उसकी नज़र सिंगो के बेसबॉल ग्लव्स पे जाती है जिसको वो देना चाहता था, लेकिन उसके पास अब पहले से ही मौजूद है।
तब वो समझ जाता है कि वो बेसबॉल ग्लव्स वो आदमी ही दिया होगा। दोनों काफ़ी करीब बैठे हुए थे। ये देखकर शिनोडा बहुत दुखी हो जाता है, पर क्या करे, अकेली माँ अपने बच्चे का खर्च नहीं उठा सकती थी। उसको भी किसी की ज़रूरत है जिस पे वो भरोसा कर सके, जिसके पास वो शाम को घर लौट सके। अब वहाँ से वो उनके पीछे पीछे रेस्टोरेंट तक चला जाता है और मौका पाकर वो शिंगो से बात करने की कोशिश करता है। वो शिंगो से उस नए आदमी के बारे में पूछता है। शिंगो को भी वो पसंद नहीं है, पर वो अपने बाबा को देखकर बहुत खुश होता है। उसे महीने में एक बार शिंगो से मिलने की इजाज़त है और इस महीने वो अगले रविवार को मिल रहे हैं। इधर दूसरी तरफ वो आदमी कोयोको से कहता है। इस तरह से शिनोडा या उसके परिवार से मिलना जुलना ठीक नहीं। कोयोको हंसी हंसी में बात दबाने की कोशिश करती है। अब अगले दिन शिनोडा को उसका पब्लिशर बुलाता है, क्योंकि कई सालों से उसकी कोई किताब नहीं आई, इसलिए वो उसे एक कॉमिक लिखने का प्रस्ताव देता है। एक अवार्ड विजेता को छोटे मोटे कॉमिक लिखना शर्म की बात होती है, इसलिए वो उसे मना करके निकल जाता है। अब रविवार नज़दीक है और वो लोग मिलने वाले हैं, इसलिए कोयोको को शिंगो का पढ़ाई का खर्चा उसे देना होगा, जिसका वो अभी तक जुगाड़ नहीं कर पाया है। मजबूरन वो अपनी बहन जिनासो से मिलने जाता है ताकि वो उससे पैसे की मदद मांग सके। तब जिनासो कहती है कि याद है तुम्हें, तुम कहे थे कि तुम बाबा जैसा नहीं बनना चाहते, क्योंकि तुम्हें उनकी बेगारी, पैसे मांगना और जुए की लत में नहीं पड़ना था। मगर आज तुम्हें देखकर मुझे उन्हीं की याद आ रही है और तुम उन्हीं की तरह लग रहे हो। अगर वो उस टाइम थोड़ी सी मेहनत कर लिए होते तो माँ को एक छोटे से घर में पूरी जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। शिनोडा खामोश होकर खड़ा रहता है। वो बोलता है कि बाबा की इन आदतों को मैं पसंद नहीं करता था, इसीलिए तो इतने दिन दूर रहा। एक दिन जासूस कंपनी में एक आदमी रोता हुआ अंदर आता है, क्योंकि उसकी तलाकशुदा पत्नी अब और किसी आदमी के साथ है, जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। वो उनके बारे में पता लगाना चाहता है। शिनोडा ये सुनकर मुस्कुराता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर सोचता है कि उसका हालात भी उस आदमी की तरह ही है। तब वो सोचता है कि जब तक कोयोको उसके पास थी तब तक उसकी मौजूदगी का एहसास उसे नहीं हुआ। उसकी बातों को वो कभी तवज्जो नहीं दिया, लेकिन आज उसकी कमी उसे खल रही है। अब उसी हफ्ते फिर उसी महिला ने उससे संपर्क किया और अब इस बार वो अपने पति की जासूसी के लिए आई है। जल्द ही उसके पति के खिलाफ भी उसको सबूत मिल जाते हैं। वो उसके तलाक के बाद उससे मोटे पैसे ऐंठेगी और इन सब के बीच शिनोडा का भी काम बन गया। बुक फेयर के पास कोयोको शिंगो को लेकर उसका इंतजार कर रही होती है और उसके आते ही वो बोलती है कि हमेशा की तरह तुम लेट हो गए। कोयोको शिंगो को उसके पास दिन भर के लिए छोड़कर चली गई। वहाँ से शिनोडा शिंगो के लिए जूते खरीदने के लिए जाता है। शिंगो एक समझदार बच्चा रहता है, इसलिए वो महंगे जूते के बदले सस्ते जूते को चूज करता है। शिंगो को एक महंगा जूता पसंद आ जाता है, लेकिन जब वो उसका प्राइस देखता है तो वो उस जूते को रख देता है। यह बात शिनोडा को देखा नहीं गया, इसलिए वो उसी जूते को उठाता है और उसमें जरा सी खरोच कर देता है। इसके वजह से उसको कुछ रुपयों की छूट मिल गई। खाना खाते वक्त वो शिंगो से उसी आदमी के बारे में पूछने की कोशिश करता है, पर शिंगो ज्यादा जवाब नहीं देता है। वो बस हाँ में हाँ मिलाता है। शिंगो सोचता है कि अगर वो कुछ कहेगा तो बाबा को बुरा लग सकता है, इसलिए वो कुछ ज्यादा नहीं बोलता है। फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं और ढेर सारी लॉटरी खरीदते हैं। फिर शिनोडा ने अपनी माँ को फोन किया कि शिंगो को लेकर वो वहाँ पे आ रहा है, क्योंकि उसे पता रहता है कि शिंगो को उसके दादी के साथ बहुत अच्छा लगता है और यहाँ दादी के घर जिनसू और उनके बच्चे आए हुए हैं। शिनोडा की आने की बात सुनकर वो नाक सिकुड़कर बोलने लगी, तुम उसकी आदत बाबा की तरह खराब मत करो माँ, उसे पैसे बिल्कुल मत देना। जबकि माँ के पेंशन के पैसे उसके बच्चों पर ज्यादा खर्च होते हैं। लेकिन योशिका आज खुश है, क्योंकि बड़े दिनों के बाद शिंगो आने वाला है। घर पहुँचते पहुँचते बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। घर के पास एक पार्क रहता है, जिसके तरफ शिनोडा इशारा करते हुए बताता है कि एक बार जब मैं बहुत छोटा था तो बारिश के दिन में मैं और तुम्हारे दादाजी यहाँ पे रुके थे। उस दिन बहुत मजा आया था, हमारे पास टॉर्च थी और कुछ खाने की बिस्किट। फिर शिंगो पूछता है, तो दादी ने गुस्सा नहीं किया? तो शिनोडा बोलता है, उन्हें अगर पता लगता तो सहमत आ जाती। ये कहते हुए वो हंस पड़ता है। घर पहुंचता है तो देखता है जिनसू अभी वहीं है, मगर बारिश होने से पहले जिनसू अपने बच्चों के साथ निकल जाती है। मगर नीचे उन लोग की मुलाकात कोयोको से हो जाती है। वो शिंगो को लेने आई है। योशिका उसे ऊपर लाती है। अब वो अपनी सास का हाल चाल पूछ रही है, लेकिन साथ में वो शिनोडा से गुस्सा भी है।
वो बोलती है कि शिंगो को लाने की यहाँ पे क्या जरूरत थी। तब शिनोडा बोलता है शिंगो को अपने दादी से मिलना था और वो जिद कर रहा था। फिर सब लोग एक दूसरे से बात करने लगते हैं, लेकिन इसके बीच शिनोडा कोयोको का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है। शिंगो ने एक कहानी लिखी है दादी के लिए, जिसे वो पढ़कर उन्हें सुना रहा है। ऐसा लगता है वो भी शिनोडा के ऊपर ही गया है। योशिका का बनाया हुआ खाना सबको बहुत पसंद आता है। शिनोडा के कपड़े में खाने का दाना गिर गया है, जिसे माँ साफ करते हुए बोलती है कि मर्द कितने भी बड़े हो जाएं, वो बच्चों की तरह ही होते हैं। वो अपने बेटे को सुनाते हुए बोलती है वो अब भी चाहती है कि उसका घर बस जाए। जब निकलने का वक्त आता है तो सब लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। दादी तरह तरह के बहाने बनाने लगती है। अरे कल स्कूल थोड़ी खुला रहेगा, देखो कितना तूफान आ रहा है और बारिश भी होने वाली है। घर पहुँचते देर हो जाएगी तुम्हें और अंधेरा हो जाएगा। शिनोडा बोलता है और हाँ, टैक्सी भी तो नहीं मिल रही है। मजबूरन कोयोको रहने के लिए राजी हो जाती है। इस बात से शिंगो बहुत खुश रहता है और दादी भी झट से नहाने का पानी गर्म करने लगती है कि कहीं उनका इरादा फिर से बदल न जाए। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा खुश शिनोडा रहता है। अब दादी और पोता एक साथ बैठे हैं। दादी कुछ बचपन की कहानियां जो शिनोडा ने लिखी थी वो शिंगो को सुनाती है। धीरे से शिंगो बोलता है अगर मैं लॉटरी जीत जाऊंगा तो बड़ा सा घर लूंगा, जहाँ बाबा, मैं और आप एक साथ रहेंगे। बच्चे की ख्वाहिश सुनकर दादी की आंखें नम हो जाती हैं। वो बोलती है काश ये हो पाता। अब दादी तीनों का बिस्तर साथ लगाती है क्योंकि घर छोटा रहता है। मगर कोयोको और शिनोडा को अलग हुए 2 साल हो चुके हैं। ये उनके लिए थोड़ा अजीब रहता है। अब दोनों कमरे में बैठे हैं और उन लोगों में बहुत सी बातें होती हैं। शिनोडा ने कभी भी शिंगो और कोयोको को लेकर इतना नहीं सोचा था जितना अब सोच रहा है। खैर कोयोको बोलती है कि अब समय जा चुका है, तुम्हें हम दोनों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन शिनोडा एक बाप होने का पूरा फर्ज निभाना चाहता है, भले ही इसके लिए उसे कॉमिक किताबें ही क्यों न लिखनी पड़े। फिर बातों ही बातों में उस आदमी का जिक्र हुआ जो कोयोको की जिंदगी में इस समय शामिल है। शिनोडा ये पूछना चाहता है कि क्या सच में वो उससे शादी कर लेगी, पर कोयोको इसका कोई सीधा जवाब उसे नहीं देती है। शिनोडा उससे पूछता है कि क्या तुम उसे प्यार करती हो। कोयोको उसे बताती है जिंदगी केवल प्यार करने का नाम नहीं होता है, आगे बढ़ते हुए प्यार कहीं पीछे छूट जाता है। फिर दोनों में वही पुरानी बातों को लेकर तकरार होने लगती है, जिसकी वजह से उनका तलाक हुआ है। और बात यहाँ पे आकर खत्म हो जाती है कि वो आखिर शिंगो के लिए किया ही क्या है। आज शिनोडा की आंखों से नींद गायब है। वो ताक में रखी सामानों को टटोल रहा है। तभी उसे बाबा का वह पुराना स्क्रूल उसे मिल जाता है। उसकी आवाज से माँ जग जाती है। वह पूछती है तुम सोए नहीं अभी तक बेटा। फिर कुछ देर वो खिड़की से तूफान को ताकती रहती है। ये तूफान भी धीरे धीरे थम जाएगा, पर शिनोडा बेचैन है। माँ बोलती है तुम मर्दों की यही खराबी है, कभी आज में क्यों नहीं जीते, गुजरे हुए कल का मलाल करते रहते हो। वो अपने बेटे को समझाती है कि जो बीत गया है वो कल आज नहीं आ सकता और जो आने वाला है वो कल आज नहीं होगा। तो बेहतर ये रहेगा कि तुम आज में जियो। ये मौका जो वक्त तुम्हें दे रहा है उसे अच्छे से जियो। माँ कभी कभी बहुत गहरी बात कह जाती है। वो बैठा सोच ही रहा था, तभी शिंगो कमरे से बाहर आता है। अंदर कोयोको भी जगी हुई है। आज लगता है इस घर में कोई नहीं सोया है। शिनोडा शिंगो से कहता है बाहर चले उसी पार्क में झूले के नीचे। ये बात सुनकर शिंगो के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और फिर दोनों कुछ खाने पीने का सामान और छाता लेकर निकल पड़ते हैं। कमरे से कोयोको ने भी कुछ बातें करते हुए सुना, मगर रोका नहीं। जब वो लोग चले जाते हैं तो कोयोको और योशिका एक दूसरे से बातें करने लगती है। योशिका ने पूछा क्या तुम दोनों में सब कुछ खत्म हो चुका है। उसने हाँ में सर हिलाया। योशिका इस बात से रोने लगी। शायद ये परिवार पहले जैसा नहीं हो सकता, मगर जरूरी नहीं हर खत्म होने वाली चीज को बदसूरत बना दिया जाए। वो कहती है कि ऐसा नहीं है कि एक रिश्ते खत्म होने से सारे रिश्ते खत्म हो जाएं। वो उनसे पहले की तरह ही मिलने आया करेगी और शिंगो को भी साथ लाएगी। योशिका उन दोनों की परिस्थिति को मान लिया है। इधर बाप बेटा अच्छा वक्त बिताते हैं। थोड़ी देर बाद कोयोको भी वहाँ आ जाती है और वो दोनों स्वीकार करते हैं कि जिंदगी ऐसी भी होगी वो कभी कल्पना नहीं किए थे। तूफान का धीमा होने के साथ उनका मन भी शांत हो गया।
तभी सिंगो को पता चलता है कि आते वक्त उसके जेब में रखी लॉटरी की टिकट गिर गई है। फिर तीनों पानी में भीगते हुए इधर उधर बिखरे टिकट को उठाने लगे और इस तूफान के खत्म होने के बाद सुबह में सब कुछ साफ हो जाता है। दादी को वो लोग बाय बोलकर अपनी अपनी मंजिल की तरफ वो लोग निकल जाते हैं। रास्ते में शिनोडा वही बाबा का पुराना स्क्रूल दिखाने के लिए एक दुकान में रुकता है। उसकी कीमत जितना वो सोचा था उससे कहीं ज्यादा निकला। साथ ही उस आदमी ने शिनोडा की लिखी हुई एक किताब को निकालकर उसका ऑटोग्राफ लेता है और कहता है कि जब ये पहली बार छपी थी तब तुम्हारे बाबा ने इसकी मुफ्त कापियां सारी दुकानों में बांटी थी। बाबा के साथ अच्छे संबंध ना होने के बावजूद उनकी ये बातें उसके दिल को छू जाती हैं। उसको एक बात समझ में आ जाती है कि वो हमेशा अपने आर्ट से भागता रहता है। वो सोचता है कि ना तो तब वो अपने बाबा को अपना सका, ना ही अब। वो और कोयोको जिस हालात में खड़े हैं वो उसको भी मंजूर नहीं कर पा रहा है। लोगों और कोयोको ने उसको बहुत समझाया, कितना कहा कि एक अच्छी नौकरी कर लो, पर वो इस बात को भी नहीं मंजूर कर पाया कि उसके लिखने के दिन बहुत पीछे छूट गए हैं। और देखते देखते 15 साल गुजर गए। कोयोको ने फिर भी बहुत धीरज रखा था। अब शिनोडा ने उसे बेचने का मन बदल लिया। बाहर कोयोको और सिंगो उसका इंतजार कर रहे हैं। अगले महीने वो फिर से मिलने का वादा लेकर कोयोको और सिंगो चले जाते हैं और शिनोडा उन्हें दूर तक जाते हुए देखता रहता है। अपनी जिंदगी को खुद से ही मंजूर करना बहुत बड़ी बात होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।